हेलो व्यूअर्स, मैं एडवोकेट जावेद अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज का ये वीडियो मैंने क्रिएट किया है कोर्ट मैरिज के बारे में। कोर्ट मैरिज करते समय किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्हों को ध्यान रखे बिना कोर्ट मैरिज करना संभव नहीं है। कोर्ट मैरिज करने से पहले आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि लड़का और लड़की दोनों की उम्र क्रमशः कम से कम 18 साल लड़की की उम्र होनी चाहिए और कम से कम 21 साल लड़के की उम्र होनी चाहिए। अगर दोनों की उम्र पूरी है तो वो दोनों आपस में शादी करने के लिए आयु के तौर पर तो सक्षम हो गए हैं, लेकिन इसके बाद भी कुछ ऐसी शर्तें बचती हैं जिन्हें अगर पूरा ना किया जाए तो कोर्ट मैरिज करना संभव नहीं है। जैसे कि अगर लड़की की उम्र 18 साल पूरी है लेकिन पहले से ही उसका कोई जीवित पति या पत्नी है, या फिर लड़के की उम्र 21 साल पूरी है लेकिन पहले से ही उसका कोई जीवित पति या पत्नी है और उस जीवित पति या पत्नी से अभी तक तलाक नहीं हुआ है, तब भी कोर्ट मैरिज नहीं की जा सकती है। साथ ही साथ इस बात को भी ख्याल रखेंगे कि लड़का और लड़की दोनों की मानसिक दशा स्वस्थ होनी चाहिए। अगर दोनों अपने मानसिक तौर पर एक दूसरे को शादी के लिए इजाज़त देने योग्य नहीं हैं, या फिर इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि उनसे जो कंसिडरेशन लिया जा रहा है वो उनकी शादी के बारे में है और वो एक दूसरे के लिए जीवन भर शादी के बंधन में बंध जाएंगे और अपने मैरिटल ऑब्लिगेशंस के अंतर्गत आ जाएंगे। अगर किसी व्यक्ति को शादी करते वक्त तो ये बात की जानकारी है कि उसकी शादी जो हो रही है उसका मतलब क्या है, उसका आशय क्या है, लेकिन वो मानसिक तौर से इस तरह से पीड़ित है कि उसको बार बार पागलपन के दौरे पड़ते हों, और ये पागलपन के दौरे इस तरह के होने चाहिए कि जो कभी क्योर ना हो सकें। क्योंकि एक्ट में प्रावधान किया गया है कि अगर किसी को अनक्यूरेबल मेंटल डिसीज़ है तो भी वह शादी करने के लिए सक्षम नहीं है। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना आवश्यक है कि लड़का और लड़की दोनों का रिलीजन एक ही होना चाहिए अगर वो शादी करना चाह रहे हैं। अगर दोनों का रिलीजन एक नहीं है तो फिर आप सामान्य तौर पर शादी नहीं कर पाएंगे। ऐसी शादी करने के लिए एक स्पेशल प्रोविज़न दिया गया है। इस स्पेशल प्रोविज़न को एक स्पेशल एक्ट में एक्सप्लेन किया गया है, जिस एक्ट का नाम है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के सेक्शन 4 में उन कंडीशंस के बारे में बताया गया है जिन कंडीशन के अकॉर्डिंग स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी नहीं की जा सकती है। जैसे कि अगर दोनों पक्षकारों में से कोई भी एक भारतीय नहीं है, यानी कि दोनों ही विदेशी हैं, तो भारत में स्पेशल मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग शादी नहीं हो सकती है। साथ ही साथ इस बात का भी ख्याल रखेंगे अगर दोनों में से किसी की भी प्रजनन क्षमता इस प्रकार की नहीं है कि भविष्य में उन्हों को बालक उत्पत्ति नहीं हो पाएगी, तब भी यह एक आधार है कि उनकी आपस में शादी नहीं हो सकेगी। दोनों का मानसिक स्वस्थ होना तो एक बात रहेगी ही रहेगी। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि दोनों के बीच में कोई इस तरह का रिश्ता ना हो जिसे स्पेशल मैरिज एक्ट की शेड्यूल 1 में दिए गए एक लिस्ट के अकॉर्डिंग, जो उन्होंने लिस्ट दी है उसके अकॉर्डिंग एक डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आते हों, यानी कि ऐसे संबंध जिन्हों में शादी नहीं की जा सकती है। अगर आप इन शर्तों को पूरा करते हैं तो आप स्पेशल मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग धर्मों के होने के बावजूद भी शादी कर सकते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं ज़्यादा, आपको बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में चाहिए, तो आपको स्पेशल मैरिज एक्ट के सेक्शन 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 इनको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि इनमें एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह से कोर्ट मैरिज होगी। अगर हम सेक्शन 5 की बात करेंगे तो सेक्शन 5 स्पेशल मैरिज एक्ट का ये प्रावधान करता है कि अगर किसी लड़का लड़की को सामान्य विवाह ना कर कर स्पेशल मैरिज करनी है तो स्पेशल मैरिज करने के लिए उन्हों को मैरिज ऑफिसर को एक लिखित नोटिस देना होगा। इस नोटिस को इंटेंट टू मैरिज का नोटिस भी कहा जाता है। इंटेंट टू मैरिज का नोटिस सर्व्ड होने के बाद ही आपकी मैरिज की प्रक्रिया पूरी होगी। जो इंटेंट टू मैरिज नोटिस दिया जाता है वो सेक्शन 5 में दिया जाता है, लेकिन उसको रजिस्ट्रार एक किताब में लिखता है जिसे मैरिज बुक कहा जाता है। उस मैरिज बुक में जो एंट्री होती हैं उनकी एक कॉपी को मैरिज रजिस्ट्रार अपने ऑफिस के बाहर चस्पा करते हैं। अगर लड़का और लड़की दोनों में से कोई भी पक्षकार मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस के क्षेत्राधिकार का परमानेंट रेजिडेंट नहीं है, तो उस नोटिस की एक प्रति
ऐसे एसडीएम के पास में या ऐसे मैनेजर ऑफिसर के पास में भेज दी जाती है जिसके क्षेत्र अधिकार के वो परमानेंट रेजिडेंट हैं। और ऐसा मैरिज ऑफिसर अपने ऑफिस के बाहर उसकी एक प्रति को अफिक्स चस्पा करा देगा। ऐसे नोटिस को इशू होने के 30 दिन बाद में कभी भी मैरिज ऑफिसर शादी रजिस्टर्ड कर सकते हैं, लेकिन यह अवधि जिस दिन नोटिस इंटेंट टू मैरिज का नोटिस सर्व करा जाता है उसके सिर्फ 90 दिन तक मान्य होती है। अगर 90 दिन पूरे हो गए हैं तो उसके बाद आप शादी प्रथम नोटिस पर नहीं कर पाएंगे। आपको दोबारा से फिर से प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। आपको फिर से ही अपने इंटेंट टू मैरिज का नोटिस सर्व कराना पड़ेगा। फिर से आपको नोटिस इशू होंगे ऑब्जेक्शंस के लिए और तभी आपकी शादी पूरी हो पाएगी। अगर इंटेंट टू मैरिज के नोटिस के बारे में कोई व्यक्ति ऑब्जेक्शन करना चाहता है तो यह एक निश्चित बात है, केवल उन्हीं ऑब्जेक्शन को माना जाएगा जिनकी व्याख्या स्पेशल मैरिज एक्ट के सेक्शन 4 में दी गई है। अगर सेक्शन 4 में दिए गए ऑब्जेक्शन के अलावा अगर किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन किया जाता है तो ऐसा ऑब्जेक्शन मान्य नहीं है। स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करने के लिए लड़का और लड़की दोनों स्वतंत्र तौर पर इच्छुक होने चाहिए। दोनों की अटेंडेंस मैरिज ऑफिसर के सामने लगी हुई होनी चाहिए। ऐसे विटनेस 3 विटनेस होने चाहिए जो उनकी इस व्याख्या के बारे में, उनकी इस मर्ज़ी के बारे में, उनकी इस चाहत के बारे में, उनकी इस इंटेंट टू मैरिज नोटिस के बारे में दिए गए बयान को वेरीफाई करने के लिए हों। ऐसे 3 विटनेस भी होने चाहिए। लड़का और लड़की दोनों को अपने क्षेत्राधिकार के अनुरूप ऐसे किसी मजिस्ट्रेट के सामने नोटिस सर्व कराना होता है और नोटिस सर्व कराने के बाद में 30 दिन की अवधि पूरी होने पर 90 दिन की अवधि पूरी होने से पहले पहले शादी सामान्यतः तौर पर रजिस्टर्ड हो जाती है। देखने के लिए कुछ लोगों ने ये सवाल पूछे हैं कि श्रीमान जी एडवोकेट जावेद अहमद साहब, हमें इस बात की परेशानी है कि हम अपने लोकल क्षेत्राधिकार में शादी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि हमें अपनी जान का खतरा है। हम चाहते हैं कि हम अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर शादी रजिस्टर्ड करा लें। तो इसके बारे में भी स्पेशल मैरिज एक्ट में व्याख्या की गई है कि शादी रजिस्टर्ड कराने के लिए केवल उसी जगह पर अप्लाई किया जा सकता है जहाँ पर आपका कम से कम 30 दिन का निवास स्थान है। तो इसका उपाय ये हुआ कि अगर आप लड़का और लड़की दोनों आपस में कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, आप अपने सामान्य निवास स्थान पर नहीं रहना चाहते हैं, तो अपने घर को छोड़ने के बाद में आप किसी भी क्षेत्राधिकार में रह सकते हैं जहाँ पर आप न्यायालय को यह सूचित कर सकते हैं कि श्रीमान न्यायालय महोदय, हम लड़का और लड़की इस जगह के परमानेंट रेजिडेंट हैं, जबकि हमें वहाँ पर अपनी जान का खतरा है। हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, एक दूसरे को अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों से हमें खतरा है जो हमारी जान माल को खतरा पहुँचा सकते हैं और जिनकी वजह से हम अपने सामान्य क्षेत्राधिकार में रहते हुए शादी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप हमें सुरक्षा प्रदान करें ताकि हम 1 महीने का समय पूरा होने के बाद में मैरिज रजिस्ट्रार महोदय के सामने उपस्थित होकर अपनी मैरिज के लिए इंटेंट टू मैरिज सर्व करा सकें और स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रावधानों को पूर्ति कर सकें और समय पूरा होने पर आपकी शादी रजिस्टर्ड हो सके। इस संबंध में न्यायालय आपको आसानी से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा सकते हैं। क्योंकि मेरा क्षेत्राधिकार जहाँ पर मैं नॉर्मली वे में काम करता हूँ दिल्ली है, इसलिए मुझे दिल्ली के बारे में पूरी जानकारी है कि अगर आप दिल्ली में कहीं पर ठहर कर इस काम को करना चाहते हैं तो आपका यह काम आसानी से हो जाएगा। आपको किसी तरह की कोई परेशानी होने वाली नहीं है। और अन्य राज्यों के बारे में मुझे उतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि मेरा क्षेत्राधिकार दिल्ली में कार्य करने की वजह से दिल्ली तक ही महदूद है। भारत के अन्य क्षेत्रों में जाकर ये कार्य कराना मेरे लिए सुलभ नहीं है। हालांकि मैं बाहर जाकर भी कुछ कार्य करा सकता हूँ, लेकिन वो मेरे लिए सुलभ नहीं है और ना ही मैं अपने क्लाइंट को इस बात के लिए सजेस्ट करूँगा कि वो मुझसे कहीं बाहर बुलाकर काम कराएँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो के कंटेंट्स इस प्रकार हैं कि इन्हें शेयर करना उचित रहेगा तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर भी कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे बहुत बहुत गुजारिश है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत ही ज़्यादा एंकरेजमेंट मिलता है और मैं एडवोकेट जावेद अहमद आपसे अनुमति चाहूँगा और फिर से मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो के साथ में और नए लीगल टॉपिक पर। तब तक के लिए अपने दोस्त, अपने होस्ट जावेद अहमद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।